हाँ देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। हाँ, तुम्हारी केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसमें ये बताया जाता है कि रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है। जितना मास रिएक्टेंट का है, रिएक्शन के बाद उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। रिएक्शन के दौरान मास क्या रहेगा? कंजर्व। तो जब रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व है तो रिएक्शन के दौरान एटम भी कंजर्व रहेगा। तो ये रिएक्शन के दौरान कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे कार्बन रिएक्ट करेगा तो CO बनाएगा, CO2 बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, लेकिन कार्बन कभी नष्ट नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन नहीं बदल जाएगा। रिएक्शन के दौरान कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम कभी नष्ट नहीं होता है। तो जैसे रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है, वैसे ही रिएक्शन के दौरान एटम भी कंजर्व रहता है। जितने एटम रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड होते हैं, उतने ही एटम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे। तो जैसे मास कंजर्व होता है, उसी तरह से रिएक्शन के दौरान एटम भी कंजर्व रहता है। जितने एटम रिएक्टेंट साइड है, उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होंगे। और ये तुम लोग बता चुके हैं कि नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब जितने नंबर एटम रिएक्टेंट साइड है, उतने ही नंबर एटम प्रोडक्ट साइड है रिएक्शन के बाद। तो जितने मोल एटम रिएक्टेंट साइड होंगे, उतने ही मोल्स ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी होंगे, क्योंकि जो नंबर का रेशियो है वही मोल का भी रेशियो होता है। तो मतलब रिएक्शन के दौरान एटम के मोल जितने रिएक्टेंट साइड है, उतने ही मोल्स ऑफ एटम किधर होंगे? प्रोडक्ट साइड होंगे। तो रिएक्शन के दौरान मोल भी कंजर्व हो गए। बोलो बात समझ गई? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब रिएक्शन के दौरान एटम की संख्या कंजर्व, तो उनके मोल भी। नोट करो, लाइक law of conservation of mass, similar to law of conservation of mass, similar to law of conservation of mass, similar to law of conservation of mass, atoms should also be conserved during chemical reaction. Similar to law of conservation of mass, atoms should also be conserved during chemical reaction. Atom should also be conserved during chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जितने एटम रिएक्टेंट साइड, उतने एटम प्रोडक्ट साइड। जितने मोल्स ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड, उतने मोल्स ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड रहेंगे। तो जब एटम की संख्या कंजर्व, तो उनके मोल भी कंजर्व। क्या लिखा है? लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम इज, क्या लिखा है? एटम, हाँ, तो एटम क्या कंजर्व रहेगा? तो उनके मोल भी कंजर्व रहेंगे। नंबर ऑफ एटम कंजर्व, तो मोल्स ऑफ एटम शैल आल्सो भी। लिख लिया इस लाइन को? नोट करो, नोट करो, लिखो। इफ नंबर ऑफ एटम इज कंजर्व, if number of atom is conserved during chemical reaction, if number of atom is conserved during chemical reaction, then moles of atom shall also be conserved. The number of atom is conserved during chemical reaction, then moles of atom shall also be conserved. Number of atom is conserved, the moles of atom shall also be conserved during chemical reaction. ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो जब एटम की संख्या कंजर्व है, तो उनके मोल भी क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। तो देखो, ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब एटम कंजर्व है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इस कंसेप्ट को हम अप्लाई किसके लिए करेंगे? एटम के लिए ही करेंगे, किसी मॉलिक्यूल के लिए नहीं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे एटम होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम है, लेकिन हमको पीओसी लगाना किसके लिए है? उस एटम के लिए लगाना है जो कि कंजर्व है, मतलब वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जा रहा है, जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है।
जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहा है, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, हम पीओसी उसी एटम के लगाएंगे हर एटम के लिए। देखो पीओसी शुड बी अप्लाई फॉर दोज एटम, पीओसी शुड बी अप्लाई फॉर दोज एटम, POAC should be applied for those atoms which remain conserved. POAC should be applied for those atoms which remain conserved, which remain conserved in chemical reaction. POAC should be applied for those atoms which remain conserved इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वो एटम कंजर्व होना चाहिए, कंप्लीटली कंज्यूम होना चाहिए, वो कंप्लीटली रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाना चाहिए, उसी एटम के लिए हम पीओसी अप्लाई करेंगे। लेकिन किस तरह के प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे, इस कंसेप्ट को हम किस तरह के प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। वैसे बुक में लिखा है कि सब में अप्लाई कर दो, जितने स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम है सब में अप्लाई कर दो, ठीक है, ये कंसेप्ट सारे प्रॉब्लम अप्लाई होगा। लेकिन मेरी राय है ये कंसेप्ट उस प्रॉब्लम अप्लाई करना जो रिएक्शन तुमसे बैलेंस ना हो, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, बड़ा बड़ा रिएक्शन हो, जो बैलेंस नहीं हो रहा है वहां ये अप्लाई करना। जबकि तुम चाहो तो बैलेंस रिएक्शन में भी अप्लाई कर दो तो आंसर आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं इसको वहां लगाना जो रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, जो बैलेंस ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जो रिएक्शन बैलेंस होता है वो बड़े आराम से तुम लगा सकते हो लिमिटिंग, जो हम तुमको सिखा चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को वहां लगाना जहां तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि बड़े रिएक्शन को बैलेंस करने में टाइम लगता है, तो उस केस में पीओसी लगा के आंसर झटफट से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि मान लो बैलेंस रिएक्शन है और तुम उसमें पीओसी लगा रहे हो, आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा खाएगा, टाइम ज्यादा खा जाएगा वो। और यदि तुमसे बैलेंस हो गया और तुमने बैलेंस करके लगाया तो टाइम की बचत होगी, तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा। और तुम पीओसी लगाओगे तो आंसर वही आएगा लेकिन टाइम ज्यादा खाएगा। तो बुक को क्या है, उसको टाइम की चिंता नहीं, टाइम को तो हमको चिंता करनी है कि कम समय में जल्दी से आंसर आ जाए। तो उसके लिए तरीका क्या है कि यदि वो बैलेंस हो रहा है तो तुम लिमिटिंग का सब सिखाए थे ना हम, उससे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, समय बचत है, कम लगे समय लगेगा। हाँ, यदि वो बैलेंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रॉब्लम है, उस केस में तुम पीओसी लगा दो। नोट करो, POAC should be applied for those reaction which is complicated, unbalanced, complex reaction. POAC should be applied for those reaction which is complicated, complex reaction, unbalanced. POAC should be applied for, ये हम अपनी बात लिखवा रहे, बुक में तो लिखा है सब में अप्लाई कर दो। तुम्हारी बुक में तो ये लिखा है कि इस कंसेप्ट को तुम सारे प्रॉब्लम में अप्लाई कर दो, चाहे बैलेंस हो चाहे ना हो, ठीक है। बैलेंस में भी आ जाएगा, लग जाएगा आंसर, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए तरीका ये है कि जब बैलेंस हो रहा हो तो लिमिटिंग वाला जो सिखा चुके हैं, लेकिन जब बैलेंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, तब ये कंसेप्ट लगाओ ताकि समय का हमको फायदा मिले, समय की बचत हो। तो हमने क्या बोला, POAC should be applied for those problem which is complicated, unbalanced, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और जब भी तुम POAC लगाओगे तो उस दौरान रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे, तुम्हें बैलेंस नहीं करना है। बैलेंसिंग से बचने के लिए तुम POAC लगा रहे हो। बोलो बात समझ में आ गई? बस यही कंसेप्ट है। अभी इस कंसेप्ट को हम प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन की वैरायटी तुमको बना बना के दिखाएंगे और फिर कल हम लगवाएंगे। आज हम अपना कंसेप्ट सुनाएंगे एक प्रॉब्लम के माध्यम से और कल हम लगवाएंगे इसको। आज सुन लो, बात को समझ लो, और कोई मन में क्वेश्चन आता है तो बात करना हमसे। सामने देखो, कंसेप्ट इतना ही है कि इसमें तुमको एटम को कंजर्व करना है, लेकिन कौन सा एटम कंजर्व करना है? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंजर्व हो जाए, मतलब रिएक्टेंट से जाए, उसी को ये POAC लगाना है तुमको। हम पहले छोटा प्रॉब्लम देंगे, बड़ा प्रॉब्लम देंगे, दोनों वैरायटी दिखाएंगे। समझे, जैसे मान लो कि NaCl का सोल्यूशन है और उसमें तुमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तुमको AgCl का कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। तुमने सिल्वर नाइट्रेट का 10 ग्राम लिया है, 10 ग्राम, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट तुमने एक्सेस में डाल दिया है, एक्सेस में ज्यादा डाल दिया।
और तुमको AgCl का दही की तरह व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो बताइए इसका कितना वेट मिल रहा होगा, कितना वेट होगा, पूछ रहा हमसे। रेसिप्रोकेशन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अभी हम हल्के से बात कर रहे हैं, शुरुआत हल्के से कर रहे हैं, फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेशन लाएंगे लास्ट में। हाँ, अब देखो ध्यान से, इसमें जब ध्यान से देखो, जब तुम एक्सेस में मिला रहे हो तो निश्चित बच जाएगा और ये खप जाएगा, मतलब इसके सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए। तो चूंकि इसके सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले गए, तो मतलब ये एटम तुम कंजर्व कर सकते हो, लेकिन करें किसको, सोडियम को कि क्लोरीन को करें? हाँ, उसको करें जिसकी हमें जरूरत है। बताओ, हमको इसका वेट निकालना है ना, इसमें बता क्लोरीन है ना, तो यहाँ भी क्लोरीन है, तो मतलब इस प्रॉब्लम में हमें POC लगाना है क्लोरीन के लिए, क्योंकि क्लोरीन कंजर्व है, कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, POAC फॉर क्लोरीन लगा देंगे, और जितने क्लोरीन तुम्हारे रिएक्टेंट साइड है उतने क्लोरीन प्रोडक्ट साइड भी होंगे, जितने मोल क्लोरीन रिएक्टेंट साइड है उतने मोल क्लोरीन प्रोडक्ट साइड भी होंगे। अब पता नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम होता है, तो पता इसके एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन, एक, तो यहां हो जाएगा 1 into मोल ऑफ क्लोरीन की जगह हम क्लोरीन है लिखेंगे तो क्लोरीन का, लेकिन नाम चलेगा इसका, हम क्लोरीन को तो कंजर्व कर ही रहे हैं, लेकिन हम लेंगे पूरे मॉलिक्यूल को, है ना। हाँ, जितने क्लोरीन रिएक्टेंट साइड उतने क्लोरीन प्रोडक्ट साइड, जितने मोल क्लोरीन रिएक्टेंट साइड उतने मोल क्लोरीन प्रोडक्ट साइड। पता कितने हैं क्लोरीन, एक, तो हो जाएगा 1 into मोल्स ऑफ NaCl। पता इधर कितने क्लोरीन है, 1 into मोल ऑफ NaCl। मतलब हमको क्लोरीन को कंजर्व कर, हाँ AgCl, सॉरी, मतलब हमको क्लोरीन को कंजर्व करना है, लेकिन लिखना है हमको पूरे मॉलिक्यूल को। आखिर क्लोरीन इसी का ना पार्ट है। बताओ, इसके एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन, बताओ एक मोल में, तो बताओ एक क्लोरीन का एक मोल AgCl के एक मोल के बराबर हुआ ना, तो देखो 1 into मोल्स ऑफ AgCl। यहाँ पे देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन, एक मोल में, तो बताओ क्लोरीन का एक मोल NaCl के एक मोल के बराबर हुआ, देखो बस हो गया सॉल्व। देखो पता मोल क्या होता है, वेट बाई, इसका फॉर्मूला वेट होता है 58.5। हाँ, इसका मोल वेट बाई फॉर्मूला वेट, इसका फॉर्मूला वेट सिल्वर का 108, क्लोरीन का 35.5। तब इसको सॉल्व कर दो, वेट मिल गया, आंसर आ गया। बोलो, अब इसको उतारो नहीं, बस खेल देखो, बस क्वेश्चन की वैरायटी देखो, कितनी वैरायटी क्वेश्चन की और कैसे इसको हम लगाते हैं। बार बार हम आइटम कंजर्व करेंगे, बस कंजर्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जो पूछेगा निकाल लेंगे, बस खत्म। अब देखो, मान लो इस क्वेश्चन में यदि ये एक्सेस में होता और तुमने सिल्वर नाइट्रेट 10 ग्राम मिलाया होता, तो बता ये बचेगा, ये खप जाएगा, मतलब इसके सारे आइटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए। तो जितना सिल्वर रिएक्टेंट साइड है उतना सिल्वर, तो मतलब POC अब किसके लग जाएगा, सिल्वर के लग जाएगा। तो बता इसके एक मॉलिक्यूल में एक सिल्वर, इसकी तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1 into मोल्स ऑफ AgNO3। अब बता इसके एक मॉलिक्यूल में एक सिल्वर, तो 1 into मोल्स ऑफ AgCl। बोलो आ गया। तो बता इसका वेट बाई फॉर्मूला वेट, इसका मोल होगा वेट बाई, बोलो सामने, सामने। अब रिएक्शन छोटा सा था, अब रिएक्शन बड़ा सा हो जाए तब भी कंसेप्ट लगेगा। छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिंपल रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों में एक ही कंसेप्ट लगेगा। देखो सामने बड़ा रिएक्शन, देखो सामने, समझो तुमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड, इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, तो उसमें से एसिटिलीन गैस निकलने लगी। इस निकलने वाली स्टीलिन गैस को तुमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करा दिया, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करा दिया, तो ये पॉलीमराइज हो गया बेंजीन में। क्या बन गया, बेंजीन। इस बेंजीन में तुमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो इसका क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। इस नाइट्रोबेंजीन का तुमने रिडक्शन कराया 3 HCl से, तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया।
फिर इस एनिलीन में तुमने सोडियम नाइट्राइड और HCl डाल दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। तो यदि तुमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड लिया है तो कितना ग्राम सॉल्ट बनेगा? अब बताओ, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के चक्कर में रहोगे तो बैलेंस ही करते रह जाओगे। हाँ, कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड उतने एटम, जितने, बताओ कार्बन यहां भी है, कार्बन यहां भी है, तो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने कार्बन, बताओ कितने कार्बन है? तो 2 into मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। बीच वाले से कोई मतलब नहीं मेरा, इधर आ जाओ, बताओ इसमें कितने कार्बन है? तो हो जाएगा इक्वल टू 6 into मोल ऑफ डाइजोनियम, पूरा नाम का डाइजोनियम। हाँ चलो बताओ, मोल क्या होता है? वेट बाई, बताओ वेट है 10 ग्राम, फॉर्मूला वेट कैल्शियम का 40, 12 दूनी 24 इक्वल टू 6 इंटू, बताओ इसका मोल क्या होगा? वेट बाई, यही तो वेट निकालना है, यही तो वेट निकालना है। हाँ, इसका फॉर्मूला वेट क्या होगा? बताओ कितने कार्बन है? 12 × 72। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, 5। नाइट्रोजन कितने हैं? 14 दूनी 28। एक क्लोरीन है 35.5। बस सॉल्व को आंसर आ गया। इतना कैलकुलेशन है बस, बीच वाले से कोई मतलब नहीं। बोलो बोलो, क्वेश्चन की वैरायटी देखो, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे उसको सॉल्व करना। सामने देखो, हाँ देखो सामने, तुमने मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, मैग्नीशियम, हाँ तुमने ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया, कितना? 10 ग्राम, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया और उसको तुमने मॉइस्ट एयर में रख दिया, मॉइस्ट एयर में, मतलब जिसमें हमें मॉइस्चर हो, रख दिया। और आज को हमने कहा था जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो मेटल वाटर को अपनी तरफ खींचता है और अपने क्रिस्टल के अंदर पानी आ जाएगा, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब ये क्रिस्टल जो कि व्हाइट कलर का है, ये पानी सोखने के बाद, पानी पीने के बाद ब्लू हो जाएगा। तो ये कितने पानी पिया होगा? एक मालिक्यूल कितने वाटर पी लिया? मतलब फॉर्मूला CuSO4.X2। और जब ये पानी पिएगा तो इसका वजन 10 ग्राम रहेगा क्या? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? मान लो इसका वजन 10 ग्राम से बढ़ के 12 ग्राम हो गया, तो बताइए इसके एक मालिक्यूल में कितने वाटर चले गए? पूछ रहा है, सॉल्व कैसे करें? ये बताओ, इस प्रोसेस के दौरान जितना कॉपर पहले था उतना कॉपर बाद में भी रहेगा, जितना सल्फर पहले था उतना सल्फर बाद में भी रहेगा। मतलब इस रिएक्शन के दौरान कॉपर कंजर्व है कि नहीं? तो बस तुम कंजर्व कर दो कॉपर, तो इक्वेशन क्या बनेगा? POAC फॉर कॉपर। पता कितने कॉपर? तो 1 into मोल ऑफ CuSO4, हाँ इजिकल टू, बताओ कितने कॉपर है? हाँ 1 into मोल ऑफ CuSO4.X2। ठीक, अच्छा बताओ मोल कैसे निकालते हो? वेट बाई, हाँ फॉर्मूला वेट कॉपर सल्फेट का, कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, 16 चौके, वैसे फॉर्मूला वेट पेपर में दिया रहता है, इजिकल टू, हाँ बताओ इसका मोल कैसे निकालोगे? वेट बाई वेट 12 ग्राम, हाँ इसका फॉर्मूला वेट क्या रखोगे? कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, 16 चौके 64 प्लस 18x, 18x, 18x। मतलब ये भी नोन, ये भी नोन, ये भी नोन, बस यही तो नोन है, x आ जाएगा। वो समझ में आया?
हाँ देखो सामने, मान लो क्वेश्चन आता है कि तुमको मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर दिया गया 10 ग्राम, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर दिया गया। मतलब क्वेश्चन की वैरायटी देखो, कंसेप्ट वहां तो 2 लाइन का, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे 200। वैरायटी है, अब जितना लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा, डिपेंड करता तुम्हारे ऊपर। सामने देखो, तुमको 10 ग्राम मिक्सचर दिया फेरस और फेरिक ऑक्साइड का, और कहता है इस मिक्सचर में जितना भी आयरन है वो कंप्लीटली मेटलिक आयरन में रिड्यूस हो गया। इस मिक्सचर में जितना भी आयरन है वो कंप्लीटली मेटलिक आयरन में रिड्यूस हो गया, और इस आयरन का वजन है 5 ग्राम। तो बताइए इस 10 ग्राम मिक्सचर में फेरस ऑक्साइड का कितना वेट है, फेरिक ऑक्साइड का कितना वेट है, पूछ रहा हमसे। W1 W2 पूछ रहा है। 10 ग्राम मिक्सचर में फेरस फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में आयरन को कंप्लीटली रिड्यूस कर लिया गया मेटलिक आयरन में, जिसका वजन 5 ग्राम है। तो बताइए 5 ग्राम में कितना फेरस कितना फेरिक। अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कंजर्व किसको किया जाए, किस एटम को कंजर्व करें, कैसे कहा दिया आयरन, तुम रिएक्शन देख रहे हो लेकिन मेरी बात तो सुनो, हम कुछ बोल भी रहे हैं। इस मिक्सचर में आयरन को कंप्लीटली रिड्यूस कर लिया गया मेटलिक आयरन में। इसका मतलब जितना आयरन रिएक्टेंट साइड है उतना आयरन प्रोडक्ट में गया। बोलो, इसका मतलब आयरन इज कंजर्व। तो क्या करोगे, POAC फॉर आयरन। अब बताओ इसमें कितने आयरन है, 1 into मोल ऑफ FeO। अब तो यहां भी तो आयरन है, रिएक्टेंट साइड प्लस कर लो, जितने रिएक्टेंट को प्लस कर लो प्रोडक्ट साइड के बाद इक्वल करेंगे। बताओ ये भी तो रिएक्टेंट साइड है, कितने आयरन है, हाँ 2 into मोल ऑफ Fe2O3 इजिकल टू कितना आयरन है, 1 into मोल ऑफ Fe। ठीक, बस अब वैल्यू पुटना का पुट करेंगे। मतलब मोल क्या होता है, वेट बाई, जब मिक्सचर 10 ग्राम है, मान लीजिए x ग्राम है तो ये 10 माइनस x ग्राम होगा। अच्छा, मोल क्या होता है, वेट बाई x अपन फॉर्मूला वेट आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2। हाँ, इसका मोल वेट बाई फॉर्मूला वेट, बता वेट कितना, 10 माइनस x, फॉर्मूला वेट 2 into 56 प्लस 16 48 इक्वल टू, हाँ इसका मोल क्या होगा, वेट बाई फॉर्मूला वेट। बता वेट कितना, फॉर्मूला वेट एटम का, एटॉमिक वेट 56। हाँ बस, जानते हो दिक्कत यही है कैलकुलेशन में। हम जानते हैं तुम इक्वेशन बना लोगे, वैल्यू रख दोगे, लेकिन कैलकुलेशन में आलसी हो। दिक्कत यहाँ यही है। तो ऐसा करो, सुनो, अभी तुम लोग पहले कंसेप्ट पक्का हो जाए ना, तो कंसेप्ट बनाने के लिए तुम कैलकुलेशन के नाम पर कैलकुलेटर यूज कर लो, और जब क्वेश्चन लगने लगे कंसेप्ट पर भरोसा हो जाए तो कैलकुलेटर उठा के फेंक देना, तो मैनुअल आ जाना, मैनुअल आ जाना। लेकिन पहले कंसेप्ट तो पक्का, पहले इस पर विश्वास तो हो जाए। भाई POC पर हमको विश्वास है, तुमको विश्वास नहीं है। नहीं, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। हाँ बोलो, अभी तो वैरायटी है, तो हम कल और वैरायटी दिखाएंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे भी कल।